नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 100 साल पुरानी भूतिया हवेली की एक खौफनाक कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक विशाल और पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। करीब 100 साल पहले यह हवेली इलाके की सबसे आलीशान हवेली मानी जाती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह वीरान पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि रात के 12 बजे हवेली की तीसरी मंजिल का एक बंद कमरा अपने आप खुल जाता था। वहां से किसी औरत के रोने और पायल की आवाजें सुनाई देती थीं। राहुल नाम का एक युवक शहर से अपने दादा की पुरानी जमीन देखने गांव आया था। उसने जब हवेली की कहानी सुनी तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली के पास मत जाना। जो भी उसका रहस्य जानने गया वह डरकर भाग आया। लेकिन राहुल ने फैसला कर लिया था। उस रात वह एक टॉर्च, कैमरा और पानी की बोतल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। आधी रात होने वाली थी। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे टूट चुके थे। दीवारों पर दरारें थीं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही राहुल अंदर गया, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। राहुल ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक खूबसूरत युवती थी। उसकी आंखें इतनी जीवंत लग रही थीं जैसे वह अभी बोल पड़ेगी। तस्वीर के नीचे लिखा था, रानी चंद्रकला। तभी पीछे से किसी महिला के रोने की आवाज आई। राहुल एकदम पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे भी डर लगने लगा था। फिर अचानक तीसरी मंजिल की तरफ जाने वाला दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्रर, ठंडी हवा का झोंका आया। राहुल ने हिम्मत जुटाई और ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, पायल की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा खुला हुआ है। वही कमरा जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च अंदर डाली और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे और वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। कमरे के बीचों बीच खड़ी वह महिला बिल्कुल हिल नहीं रही थी। राहुल का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उस महिला के चेहरे पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे तक पहुंची, वह अचानक गायब हो गई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। राहुल दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे कमरे के एक कोने से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। राहुल ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक के ऊपर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसके पास ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। राहुल धीरे धीरे संदूक के पास पहुंचा। उसने ढक्कन उठाया। अंदर पुराने कपड़े, कुछ गहने और एक लाल रंग की डायरी रखी हुई थी। राहुल ने डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मैं चंद्रकला हूँ। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो कि मेरी आत्मा अभी भी इस हवेली में कैद है।
राहुल के हाथ कांप उठे। वह आगे पढ़ने लगा। साल 1926 में मेरी शादी ठाकुर वीरेंद्र सिंह से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि इस हवेली में एक भयानक रहस्य छिपा है। राहुल ने पन्ना पलटा। हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है। वहां ऐसी चीज छिपी है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए। तभी अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और आखिरी पन्ने पर आकर रुक गए। उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, तहखाने का दरवाजा मत खोलना। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हो। राहुल ने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा। आवाज अब ठीक बाहर से आ रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर 3 जोरदार चोटें पड़ी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। राहुल डरकर पीछे हट गया। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चर्रर। बाहर लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दे रहा था, लेकिन गलियारे के अंत में कोई खड़ा था। सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और हाथ में लालटेन। वह धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाली और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वह कोई और नहीं बल्कि तस्वीर वाली रानी चंद्रकला थी, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। आंखों से खून बह रहा था। वह बिना पलक झपकाए राहुल को घूर रही थी। तभी उसने अपना हाथ उठाया और गलियारे के आखिर में बनी दीवार की तरफ इशारा किया। फिर अचानक गायब हो गई। राहुल कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसने हिम्मत करके उस दीवार की जांच की। दीवार पर अजीब निशान बने हुए थे। जब उसने उसे दबाया तो पूरी दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे नीचे जाने वाली पुरानी सीढ़ियां दिखाई दी। ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया। राहुल समझ गया, यही वह गुप्त तहखाना था जिसका जिक्र डायरी में किया गया था। उसने टॉर्च कसकर पकड़ी और धीरे धीरे अंधेरे में नीचे उतरने लगा। राहुल ने टॉर्च कसकर पकड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ नमी की बदबू फैली हुई थी। सीढ़ियां खत्म होते ही वह एक विशाल तहखाने में पहुंचा। यह जगह हवेली से भी ज्यादा डरावनी थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में अजीब चेहरे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सदियों से उन दीवारों को घूर रहा हो। अचानक राहुल को एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह सावधानी से उस दिशा में बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि बीच में एक बड़ा पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। उसके ऊपर एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर भारी जंजीरें लिपटी हुई थीं और उसके चारों तरफ अजीब चिन्ह बने हुए थे। राहुल को तुरंत डायरी की बात याद आई, तहखाने का दरवाजा मत खोलना। लेकिन अब उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वह संदूक के पास पहुंचा। तभी अचानक पीछे से किसी महिला की आवाज सुनाई दी, मत छूना उसे। राहुल तेजी से पलटा। उसके पीछे रानी चंद्रकला खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा शांत था। वह बोली, अगर यह संदूक खुल गया तो वह फिर लौट आएगा। राहुल ने पूछा, कौन लौट आएगा? चंद्रकला की आंखों में डर दिखाई दिया। वह जिसने मेरी जान ली थी। इतना कहते ही उसकी आकृति धुंधली होने लगी और अगले ही पल वह गायब हो गई।
राहुल कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर संदूक के नीचे रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसने किताब उठाई। किताब के पन्ने बहुत पुराने थे। उसमें हवेली का इतिहास लिखा था। राहुल पढ़ने लगा। करीब 100 साल पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह को जमीन खोदते समय एक रहस्यमयी मूर्ति मिली थी। मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं। गांव के बुजुर्गों ने ठाकुर को चेतावनी दी थी कि वह मूर्ति अशुभ है, लेकिन ठाकुर ने उनकी बात नहीं मानी। उसने मूर्ति को हवेली में रख लिया। इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नौकर गायब होने लगे। रात में चीखें सुनाई देने लगी और फिर एक एक करके परिवार के लोग मरने लगे। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, उस दुष्ट शक्ति को इस लोहे के संदूक में कैद कर दिया गया है। जब तक संदूक बंद रहेगा, हवेली सुरक्षित रहेगी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक तहखाने में भूकंप जैसा कंपन होने लगा। दीवारें हिलने लगी और लोहे के संदूक की जंजीरें अपने आप खनखनाने लगी। खन खन खन। राहुल डरकर पीछे हट गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि संदूक का ढक्कन थोड़ा खुल चुका है। अंदर से काला धुआं निकल रहा था। धीरे धीरे वह धुआं पूरे तहखाने में फैलने लगा। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, आखिर मैं आजाद हो गया। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च की रोशनी सामने डाली। काले धुएं के बीच दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी और फिर धीरे धीरे एक विशाल काली आकृति बाहर निकलने लगी। उसकी लंबाई लगभग 8 फीट थी। लंबे नुकीले हाथ, भयानक चेहरा और जलती हुई लाल आंखें। राहुल समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दुष्ट शक्ति अब फिर से जाग चुकी थी और उसकी पहली नजर राहुल पर पड़ी। दुष्ट शक्ति की पहली नजर राहुल पर पड़ी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में आग की तरह दिखाई दे रही थीं। राहुल का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दुष्ट शक्ति जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। 100 साल, पूरे 100 साल बाद मैं आजाद हुआ हूँ। राहुल ने बिना देर किए भागना शुरू कर दिया। वह सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी काला धुआं उसके सामने आ गया। कुछ ही सेकंड में दुष्ट शक्ति उसके सामने खड़ी थी। राहुल रुक गया। उसका रास्ता बंद हो चुका था। तभी अचानक तेज सफेद रोशनी चमकी। रानी चंद्रकला की आत्मा फिर दिखाई दी। वह दुष्ट शक्ति और राहुल के बीच खड़ी हो गई। दुष्ट शक्ति गुस्से से चीख उठी, तुम अभी तक खत्म नहीं हुई। चंद्रकला बोली, जब तक मैं हूं, मैं किसी और को मरने नहीं दूंगी। दुष्ट शक्ति ने अपना विशाल हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन चंद्रकला ने भी अपनी शक्ति से उसे पीछे धकेल दिया। पूरा तहखाना हिलने लगा। राहुल यह सब देखकर हैरान था। तभी चंद्रकला ने उसकी तरफ देखा। राहुल, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन दोबारा कैद किया जा सकता है। राहुल ने पूछा, कैसे? चंद्रकला ने तहखाने की एक दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना पत्थर लगा हुआ था। उस पर कुछ रहस्यमय चिन्ह बने थे। उस पत्थर के पीछे एक प्राचीन मंत्र है। वही मंत्र इसे फिर से बंद कर सकता है। राहुल तुरंत उस तरफ भागा। दुष्ट शक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद्रकला ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। काली और सफेद रोशनी आपस में टकराने लगी।
पूरा तहखाना कांप उठा। राहुल ने पत्थर हटाया। उसके पीछे एक तांबे की पट्टी छिपी हुई थी। उस पर एक मंत्र लिखा था। राहुल ने जल्दी जल्दी उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजने लगी, तहखाने के फर्श पर बने चिन्ह चमकने लगे। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। दुष्ट शक्ति दर्द से चीख उठी। उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह पूरी ताकत से राहुल की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी जमीन से चमकती हुई जंजीरें निकलने लगी। उन्होंने दुष्ट शक्ति के पैरों को जकड़ लिया। वह छूटने की कोशिश करने लगी। उसकी चीखों से पूरी हवेली कांप रही थी, लेकिन जंजीरें और मजबूत होती जा रही थीं। तभी दुष्ट शक्ति ने गुस्से में चंद्रकला पर हमला कर दिया। एक तेज धमाका हुआ। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो चंद्रकला की आत्मा कमजोर पड़ चुकी थी। उसकी रोशनी धीरे धीरे फीकी हो रही थी। फिर भी वह मुस्कुराई। राहुल, मंत्र पढ़ना बंद मत करना। राहुल ने पूरी ताकत से मंत्र दोहराना जारी रखा, और तभी तहखाने के बीचों बीच एक विशाल प्रकाश चक्र बन गया। दुष्ट शक्ति उसकी ओर खींचने लगी। वह जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही पलों में वह प्रकाश चक्र के अंदर समाने लगी। पूरा तहखाना उसकी भयानक चीखों से गूंज उठा, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। दुष्ट शक्ति गायब हो चुकी थी, लेकिन उसी समय हवेली जोर जोर से हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। चंद्रकला ने राहुल की तरफ देखा। जल्दी भागो, हवेली अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। चंद्रकला ने राहुल की तरफ देखा। जल्दी भागो, हवेली अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। राहुल ने ऊपर देखा। तहखाने की छत में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। पत्थर लगातार नीचे गिर रहे थे। पूरा तहखाना किसी भी पल ढह सकता था। राहुल बिना समय गवाए सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से चंद्रकला की आत्मा उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून दिखाई दे रहा था, जैसे उसका इंतजार आखिरकार खत्म हो गया हो। राहुल तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे जोरदार धमाका हुआ। उसने मुड़कर देखा। तहखाने का एक हिस्सा पूरी तरह गिर चुका था। धूल और मलबे का बादल चारों तरफ फैल गया। राहुल और तेज भागा। वह किसी तरह तीसरी मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी। दीवारें टूट रही थीं। खिड़कियों के शीशे अपने आप टूटकर गिर रहे थे। हर तरफ अराजकता फैली हुई थी। तभी उसे गलियारे में फिर से रानी चंद्रकला दिखाई दी। इस बार वह पहले से अलग लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद राहुल, तुमने मुझे और इस हवेली को उस श्राप से मुक्त कर दिया। राहुल कुछ कह पाता, उससे पहले उसकी आकृति धीरे धीरे चमकने लगी। फिर वह रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। उसी समय हवेली एक बार फिर जोर से कांपी। राहुल समझ गया कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। वह पूरी ताकत से नीचे की ओर भागा। मुख्य दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते उसका दम फूल चुका था। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, पीछे से भयानक आवाज आई। धड़ाम! पूरी हवेली उसकी आंखों के सामने ढह गई। सैकड़ों टन मलबा जमीन पर बिखर गया। धूल का विशाल गुबार आसमान में उठ गया। राहुल दूर खड़ा सब कुछ देखता रहा। कुछ देर बाद गांव वाले भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पहली बार उस हवेली को पूरी तरह नष्ट देखा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से कहा,
आज 100 साल पुराना श्राप खत्म हो गया। राहुल ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। ज्यादातर लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में एक अजीब बात हुई। जहां पहले रात होते ही चीखें सुनाई देती थीं, अब वहां पूरी शांति थी। न पायल की आवाज, न रोने की आवाज, न किसी सफेद साड़ी वाली औरत का साया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। कुछ दिन बाद राहुल शहर लौट गया, लेकिन उस रात की यादें कभी उसका पीछा नहीं छोड़ सकी। कभी कभी उसे सपने में वही पुरानी हवेली दिखाई देती, लेकिन अब वहां डर नहीं होता था। उसे सिर्फ रानी चंद्रकला की मुस्कुराती हुई छवि दिखाई देती थी, एक ऐसी आत्मा जो 100 साल तक मुक्ति का इंतजार करती रही, और आखिरकार उसे शांति मिल गई। दोस्तों कहते हैं कि आज भी उस जगह पर रात के समय ठंडी हवा जरूर चलती है, लेकिन अब वह डर की नहीं बल्कि मुक्ति की निशानी मानी जाती है। और अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली भूतिया कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। समाप्त।